Dear class 10 students, we are studying about the seaports. Okay, and in seaports today we shall study about the ports of the east coast of India. The east coast of India, and starting from Tamil Nadu. In Tamil Nadu, the extreme southeastern port is known as Tuticorin, which we have already seen in the map. Location of Tuticorin. It is in Tamil Nadu and it is a natural harbor. Natural harbor means and rich hinterland. See, there are two words, natural harbor and rich hinterland. Yesterday I had told you about the meaning of hinterland. Again, we shall discuss about hinterland today. And what is natural harbor and what is artificial harbor? If the coast is very indented means there are very much so much inlets of water inside the land. And अगर जो लैंड का किनारा है, सी कोस्ट का जो साइड है, वो अगर बहुत कटा छटा हुआ है, वो सी वाटर अंदर तक है, लैंड के अंदर तक, तो वो क्या होता है कि वेल शेल्टर्ड हार्बर मिलता है. वेल शेल्टर्ड मतलब तेज हवा से, आंधी से इसको एक शेल्टर्ड मिल जाता है. उस तरह का अगर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है तब. इंडेंटेड मीनिंग समझे, INDENTED, इंडेंटेड कोस्ट लाइन मतलब जहां लैंड का किनारा बहुत कटा छटा हुआ हो, उसमें सी वाटर अंदर इनलेट रहता है सी वाटर का, जैसे क्रीक्स कहते हैं इसको. तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है कोस्टल साइड का, तो वहां पे नेचुरल हार्बर बनता है. जैसे मुंबई भी एक बहुत अच्छा नेचुरल हार्बर है. और ये एक अगला एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, तूतीकोरिन इज ऑल्सो अ नेचुरल हार्बर. देखो, अगर इस तरह का कोस्ट नहीं है, अगर स्ट्रेट कोस्ट लाइन है ना, किनारा अगर एकदम ऐसे स्ट्रेट है, तो क्या करना पड़ता है कि आर्टिफिशियली वहां प्रोटेक्शन या शेल्टर क्रिएट करना पड़ता है. कि जैसे स्टॉर्म आए या कोई इस तरह का डिस्टर्बेंस आए, ओशनिक डिस्टर्बेंस, तो एक अच्छा शेल्टर प्लेस रहना चाहिए. तो उसके लिए आर्टिफिशियली कंक्रीट वॉल्स ये सब स्ट्रक्चर करके बनाते हैं, तो उसको आर्टिफिशियल पोर्ट हम कहेंगे. ठीक है ना. जैसे तुम चेन्नई के पास देखो, तुमको अभी एक हम मैप दिखाते हैं. सी दिस मैप एंड सी द डिफरेंस. चेन्नई देख रहे हो ना, चेन्नई के पास सी कोस्ट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है. यहाँ पे ये नहीं है, कोई भी नेचुरल शेल्टर नहीं है. तो ये है एकदम ओपन है, सी के सामने एकदम ओपन फ्रंट है इसका. तो ये आर्टिफिशियल बनाना पड़ा है यहाँ पे, आर्टिफिशियल सी पोर्ट. इसमें कुछ कंक्रीट वॉल ये सब स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और इस तरह से आर्टिफिशियल सी पोर्ट बनाया जाता है. मतलब हार्बर उस प्लेस को कहते हैं जहां शिप आकर के ये करते हैं, एंकरिंग करते हैं, मतलब स्टे करते हैं, एंकर करते हैं. तो इसको आर्टिफिशियल हार्बर कहेंगे यहाँ को, चेन्नई को. लेकिन टूटीकोरिन में क्या है कि ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ लैंड है, तो यहाँ पर उसको नेचुरल मैनर में सी वेव और सी स्टॉर्म ये सब से एक प्रोटेक्शन की तरह मिल जाता है. तो इसको हम नेचुरल हार्बर कहते हैं. ठीक है ना. तो अगर स्ट्रेट कोस्ट लाइन है तो क्या बनेगा बोलो? आर्टिफिशियल हार्बर बनाना पड़ता है. और अगर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन अगर कटा छटा हुआ है, तो वो एक नेचुरल हार्बर का प्लेस बन जाता है. ठीक है ना. तो तूतीकोरिन इज अ नेचुरल हार्बर, चेन्नई इज एन आर्टिफिशियल हार्बर. अगेन सी हियर, यहाँ मुंबई के पास देखो कितना अच्छा, यहाँ पे कोस्ट लाइन क्या है, बहुत अंदर की तरफ इंडेंटेड है, मतलब सी वाटर अंदर है, शिप एकदम अंदर तक आ जाते हैं. तो ये क्या है, एक नेचुरली वेल शेल्टर्ड प्लेस मिल जाता है. तो इसी को नेचुरल हार्बर कहते हैं. तो मुंबई इज ऑल्सो अ नेचुरल हार्बर. ठीक है ना. जहां स्ट्रेट कोस्ट लाइन है वहां पर आर्टिफिशियल हार्बर, और जहां पे इंडेंटेड कोस्ट लाइन है वहां पर नेचुरल हार्बर. अब हम लोग बात कर रहे थे हिंटरलैंड की. तो एक सी पोर्ट से, जैसे मान लो ये तूतीकोरिन सी पोर्ट है, तो इस सी पोर्ट से इंडिया के जितने पोर्शन का ट्रेड हैंडल होता है इस सी पोर्ट के थ्रू, वो उसका हिंटरलैंड कहलाता है. मान लो कि ये पूरा तमिलनाडु, थोड़ा सा इधर सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका,
थोड़ा ये तेलंगाना, ये सब का अगर यहाँ से हैंडल हो रहा है तूतीकोरिन से, तो ये पूरा रीजन उसका हिंटरलैंड कहलाएगा। तूतीकोरिन का हिंटरलैंड यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ होगा, समझ गए ना। तो वैसे ही कल बताए थे तुमको कि ये जो कांडला सी पोर्ट है, देखो यहाँ पे कांडला सी पोर्ट है, अब इस तरफ तो कोई सी पोर्ट है ही नहीं, ये तो लैंड एरिया है इधर। तो इंडिया का इतना सारा जो लैंड है, जैसे ये लद्दाख हो गया, ये कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी, ये राजस्थान, गुजरात, इन सारे रीजन के लिए तो एकमात्र सी पोर्ट है कांडला। तो कांडला का ये सारा स्टेट हिंटरलैंड हो गया, समझ गए ना। कांडला पोर्ट has a very vast hinterland which includes गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, etc. Even you can include Western UP also. हाँ, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ एमपी। तो यहाँ ये पूरा मिला के अगर देखो तो ये इस रीजन के लिए एकमात्र सी पोर्ट कांडला है। तो ये पूरा रीजन कांडला का हिंटरलैंड कहलाएगा, समझ गए ना मीनिंग। So hinterland is a vast region of the seaport which handles the export and import of that whole region through this port. Okay, तो अब हिंटरलैंड और नेचुरल पोर्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट का मीनिंग तुम लोग समझ गए, ठीक है ना। तो तूतीकोरिन के बारे में अगर लिखने के लिए आता है तो क्या क्या लिखोगे? ये तूतीकोरिन लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन तमिलनाडु। इट इज अ नेचुरल सी पोर्ट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये तमिलनाडु में है और एकदम सदर्न पार्ट में है, तो साउथ ईस्टर्न पोर्ट इसको कहेंगे, और ये तूतीकोरिन इसका नाम है। ये नेचुरल सी पोर्ट है और ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तूतीकोरिन से ना साउथ की तरफ तुम बढ़ोगे तो श्रीलंका, फिर से ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो है वो सब तूतीकोरिन से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तुम एक बार फिर से ये मैप देखो, यहाँ से तूतीकोरिन से तुम चलोगे तो इधर से मालदीव भी आ सकते हैं, इधर श्रीलंका वेल कनेक्टेड है, फिर तूतीकोरिन से इधर इस तरफ पढ़ोगे तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो इन सब देशों से कनेक्ट होने के लिए या ट्रेड करने के लिए तूतीकोरिन सबसे अच्छा सी पोर्ट है, जो नियरेस्ट सी पोर्ट होगा इधर साउथ और साउथ ईस्ट के और इधर वेस्ट के तरफ कंट्रीज से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। इवन अफ्रीका तक जाने के लिए तूतीकोरिन सी पोर्ट का यूज होता है, ठीक है। तो ये नियरेस्ट सी पोर्ट जो है इस तरफ वाले कंट्रीज से, उसको कौन सा पोर्ट सर्व करता है? तो तूतीकोरिन सी पोर्ट सर्व करता है, ठीक है। तो तूतीकोरिन के बारे में इतना लिख लोगे। अब चेन्नई के बारे में लिखो, लिखो तो चेन्नई, हेडिंग लिखो। Chennai is one of the oldest artificial ports of the country. Right about Chennai? Chennai is one of the oldest artificial ports of the country. It is ranked next to Mumbai in terms of volume of trade. It ranked next to Mumbai in terms of volume of trade and cargo. तुम लोग कल के क्लास में पढ़े थे ना कि मुंबई सबसे बड़ा कार्गो हैंडल करता है, इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट मुंबई ही है। तो मुंबई के बाद सेकंड रैंक में कौन सा है? चेन्नई। तो चेन्नई के बारे में तीन बातें क्या क्या लिखेंगे बताओ। Chennai is one of the oldest artificial ports of the country. हाँ, It is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo. हाँ, ठीक है। एंड उसका लोकेशन लिख देना सबसे पहले कि इट लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट। हाँ, इट लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इन तमिलनाडु।
बस इतना काफी है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गया चेन्नई के बारे में, कि सबसे पहले इसका लोकेशन लिख देंगे कि चेन्नई lies on the east coast of India on Tamil Nadu, and it is the oldest artificial port, and it is ranked next to Mumbai in terms of volume of trade and cargo. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो विशाखापट्टनम। It is the deepest landlocked and well protected port. लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट का मतलब ही क्या हो गया बताओ? आंसर दो, आर्टिफिशियल की नेचुरल? मैम व्हाट? विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो वेल प्रोटेक्टेड नेचुरल, हाँ नेचुरल, हाँ बिल्कुल। ये लाइन लिख लिए, इसके बाद लिखो दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली conceived as an outlet for iron ore export. This port was originally conceived as an outlet for iron ore export. मतलब शुरुआत हुआ था इस सी पोर्ट का आयरन और एक्सपोर्ट के लिए, but now it has a big shipbuilding industry. यहाँ ऐड करो एक लाइन, but now it has a very big shipbuilding industry. मैम क्या? But now it has a very big shipbuilding industry and software technology park also. Ma'am, repeat this line once more. One of you repeat. From the students, one of you repeat. But now it has big shipbuilding industry and software industry. Software technology park लिखो, software technology park. वहां पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है और क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। It is very helpful in, एक लाइन और ऐड करो, it is very helpful in handling the trade of East and Southeast Asian countries. Handling the trade with East and Southeast Asian countries. विशाखापट्टनम से हम ईस्ट की तरफ और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कनेक्शन में हम आते हैं। मैम रिपीट करिए। हाँ, it handles the trade of South East and East Asian countries. Southeast and East Asian countries. अधिश्री लिख रही हो तो रिपीट करो आंसर को। It is very helpful in handling the trade of Southeast and East Asian countries. Read the whole about Visakhapatnam. Okay, ma'am. It is the deepest landlocked and well-protected port. This port was originally conceived as an conceived लिखो, CONCEIVED, conceived. Conceived as an outlet for iron ore exports, but now it has a very big shipbuilding industry and software technology park also. It is very helpful in handling the trade of Southeast and East Asian countries. हाँ, बस इतना काफी है। अब इसको किताब से ही पढ़ लेते हैं पाराद्वीप के बारे में। पाराद्वीप पोर्ट इज लोकेटेड इन ओडिशा। हाँ बोलो हरे राम। मैम जो यहाँ पर सुधांशु है वही मैसेज कर रहा था मैम। सुधांशु ना? हाँ, अब यहाँ पे नहीं कर पा रहा है मेरे वाले में क्योंकि वो सारा लॉक किया हुआ है।
पहला और दिन। मैम मेरे पे मैसेज कर रहा है मैम। अच्छा, अरे तुम उसका ना एकदम क्लास सेक्शन और सब ये नोट करके रखो, उसको हम लोग स्कूल खुलते के साथ कंप्यूटर डिपार्टमेंट से उसको हम मिला देते हैं, है ना, वही वही पनिश करेंगे वो लोग। और तुम्हारे सेक्शन का नहीं है वो? नो मैम 10J। 10J का है सुधांशु? यस मैम। अच्छा अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं उसके क्लास टीचर परसों से से। ही मैसेज किया है। अच्छा, परसों कह रहा है कुछ कुछ मतलब ऐसे ही मैम। अनाप शनाप बोलता भी है, चलो छोड़ो, जाने दो उसको, हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। अब देखो ईस्ट कोस्ट में अगला जो सी पोर्ट है वह है ओडिशा में। तो ओडिशा का जो सी पोर्ट है तो उसका नाम क्या है? पाराद्वीप। पाराद्वीप। अब तुम ये देखोगे ना कि जितना भी ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट्स है ना, जितने भी, वो सब ज्यादातर आयरन ओर एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न साइड में ना हमारा आयरन ओर बेल्ट है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब किस तरह के रीजन है? आयरन ओर माइनिंग वाले रीजन है, आयरन ओर बेल्ट है। तो मिनरल वाले लेसन में देखोगे कि आयरन ओर माइनिंग होती है यहाँ पे। तो पारादीप सी पोर्ट से भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। देखो, पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर पारादीप से भी एक्सपोर्ट होता है, आयरन ओर विशाखापट्टनम से भी एक्सपोर्ट होता है, और विशाखापट्टनम से और बहुत सारे मशीन टूल्स ये सब भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। अब कोलकाता के बारे में लिखो। कोलकाता, कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर, है ना, ये सी कोस्ट पे नहीं है। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। This port serves a very large and rich hinterland of Ganga and Brahmaputra basin. This port serves a very large and rich hinterland of Ganga and Brahmaputra basin. अब देखो इस हिंटरलैंड का क्या काम है? पूरा गंगा का बेसिन, तो गंगा बेसिन तो हो जाता है पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम, ये सब गंगा बेसिन में आते हैं, ठीक है ना। असम मतलब ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मिला करके तुम देखो तो कौन कौन से स्टेट आ गए? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और पूरा असम। इतने 5 स्टेट मेनली जो हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के अंदर है। ब्रह्मपुत्र मेनली हो गया असम। तो इस पूरे रीजन का जो फूड ग्रेन है, जैसे राइस है या व्हीट है या जो भी फूड आइटम्स है, उसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना होता है तो वो एक्सपोर्ट कौन से सी पोर्ट से होगा? कौन से पोर्ट से होगा? कोलकाता रिवराइन पोर्ट से, ठीक है ना। तो कोलकाता को रिवराइन पोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिवर के किनारे है। कोलकाता पोर्ट lies on the bank of river Hooghly, so it is known as riverine port. और इनलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवर तो लैंड के अंदर हुआ, इसलिए इनलैंड रिवराइन पोर्ट कहते हैं इसको, समझ गए ना। तो इन सारे स्टेट्स का जितना भी ट्रेड का आइटम है, चाहे वो शुगर हो, व्हीट हो, राइस हो, जो भी हो, और जूट हो, जूट के प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है वेस्ट बंगाल से, जूट आइटम्स, वे सब कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं? तो कोलकाता रिवराइन पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो रिवर से निकल के बे ऑफ बंगाल में आ जाता है शिप, और तब दूसरे कंट्रीज के कांटेक्ट में आएगा, ईस्ट एशिया स्पेशली और साउथ ईस्ट एशिया। तो इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के तो हिंटरलैंड बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। सब लोग हिंटरलैंड का मतलब समझ लिख गए हो? बोलो। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. अब देखो, बीइंग अ टाइडल पोर्ट, ये जो कोलकाता का रिवराइन पोर्ट है ये भी एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल में जब हाई टाइड आता है तो रिवर के अंदर भी वाटर का लेवल बढ़ जाता है। सी में जब वाटर का लेवल हाई होगा तो जो रिवर है सी से कनेक्टेड वहां पर, वो है रिवर हुगली। तो रिवर हुगली के अंदर भी बहुत पानी आ जाता है, लेवल हाई हो जाता है। तो उसी समय
बे ऑफ बंगाल से शिप जो है वो रिवर के अंदर एंटर कर जाते हैं, हुगली रिवर के अंदर एंटर कर जाते हैं, इसलिए इसको टाइडल पोर्ट कहते हैं। ड्यूरिंग द हाई टाइड द शिप एंटर्स इनटू द रिवर हुगली। ठीक है ना। और जब सेल आउट होना रहता है तो लो टाइड का वेट किया जाता है, जब लो टाइड के समय शिप बाहर निकल जाते हैं, सेल आउट हो जाते हैं। अभी एक देखो वर्ड है ड्रेजिंग, ड्रेजिंग ऑफ हुगली, DREDGING, स्पेलिंग याद कर लो, ड्रेजिंग ऑफ हुगली। तो इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली, मतलब रिवर के अंदर तो क्या होता है, रिवर के बेड में बहुत ज्यादा सिल्ट जमा होते रहता है, कि माउंटेन से जो रिवर अपने साथ बहा के सिल्ट और सैंड और ग्रेवल्स बहुत कुछ लेके आती है, वो बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट होते हुए अंत में क्या होता है, रिवर के नीचे भी तो जमा होते जाता है, रिवर के बेड में। तो रिवर का बेड में अगर सिल्ट जमा हो जाएगा तो क्या होगा कि रिवर का डेप्थ कम हो जाएगा, और रिवर का डेप्थ बहुत होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े वेसल एंटर करते हैं, बड़े बड़े जहाज एंटर करते हैं। तो इसलिए इसको रिवर के बेड को मशीन लगा के, क्रेन लगा के ड्रेजिंग करते हैं। ड्रेजिंग मतलब सिल्ट को हटाते हैं, इसको डी सिल्टिंग कहते हैं। रिवर के अंदर का सिल्ट निकाल के बाहर कर दिया जाता है, और तब रिवर का जो डेप्थ ऑफ वाटर जो है उसको मेंटेन रखा जाता है, ताकि इसमें बड़े जहाज आसानी से एंटर कर सके। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तो उसी में अंडरलाइन कर देना हल्दिया को, लिखो हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड, हल्दिया पोर्ट, अंडरलाइन हल्दिया, हल्दिया पोर्ट was developed as a subsidiary port in order to relieve, subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. Repeat the answer. What have you written about Haldia? Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata. अभी कौन बोल रहा था? Who was speaking? Sudhanshu. Yes, ma'am. सुधांशु, तुम्हारे नाम से डिस्टर्बेंस आ रहा था। You have to say anything? अच्छा। So this is all about all the seaports and also the riverine port of Kolkata. So India has these three very old ports, Mumbai, Chennai and Kolkata, right? Mumbai, Chennai and Kolkata are the very old seaports, and they handle a huge quantity of cargo, है ना। सबसे बिजी पोर्ट है ये सब। तो कोलकाता के कोलकाता सी पोर्ट का जो एक्सेस ट्रैफिक कंजेशन हुआ ना कोलकाता पोर्ट का, तो उसी को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए नया पोर्ट स्टार्ट किया गया, वो है हल्दिया। तो हल्दिया डायरेक्टली आपको बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे है, तो इसलिए इसको कोलकाता का सब्सिडियरी पोर्ट कहा जाता है, समझ गए ना। तो ये इट हेल्प्स इन minimizing the pressure on Kolkata port. Haldia helps in minimizing the pressure on Kolkata port. ठीक है, अब एक टॉपिक और कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास। अब आ जाइए, यहां देखो तुम लोग, एक पिक्चर भी है, हैंडलिंग ऑफ ओवरसाइज कार्गो एट टूटिकोरिन पोर्ट। बहुत बड़े साइज का शिप देख रहे हो,
टूटिकोरिन सी पोच पे, है ना, डिपेंड करता है डेप्थ पर, वाटर के डेप्थ पर। अब एयरवेज देखो कि एयरवेज के स्पेशल मेरिट्स क्या है ना, कि इसमें एयरवेज कौन कौन से कंडीशन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, और एयरवेज को क्यों हम लोग प्रीफर करते हैं। कॉस्टली तो है लेकिन बहुत प्रिफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब इसको यहाँ देखो, द एयर ट्रैवल टुडे is the fastest mode and most comfortable and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrains. Terrain मतलब surface of the land, और difficult terrain मतलब with very ups and downs, है ना, कहीं mountains है, कहीं hills है, plateaus है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, difficult terrain कहते हैं, TRRAIN terrain. And high mountains, dreary desert, है ना, बहुत बड़ा desert हो तो उस एरिया में रोड्स रेलवे सब फेल हो जाते हैं, काम क्या आता है, तो एयरवेज ही काम आते हैं। डेंस फॉरेस्ट है अगर, तो इन सब जगहों में ना रेलवे का कंस्ट्रक्शन, रोडवेज का, ये सब डिफिकल्ट हो जाता है, और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है एयर ट्रांसपोर्ट। एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस विथ ग्रेट ईज, बहुत बड़ा ओशनिक स्ट्रेच है, तुमको पैसिफिक के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जाना है, तो द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयरवेज। Think of the northeastern part of the country marked with presence of big rivers, dissected relief, dense forest, and frequent floods, and international frontiers, etc. अब northeastern state का क्या condition है? What is the geographical background and the condition of northeastern states? Which type of mode of transport is more preferable in northeastern states? Northeastern states have dense forest, dissected relief, big rivers, frequent floods, and international frontier also. So in the northeastern states of India, like Tripura, Nagaland, Mizoram, all these, Arunachal, all these states, the most convenient mode of transport is air transport. Okay. क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ना इतने ऐसे रिवर्स हैं जो कि हमेशा फ्लड आते रहते हैं, जिसमें कि उधर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तुम लोग क्लाइमेट में स्टडी किए होंगे कि जो हेवी रेनफॉल वाले रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं, तो वहाँ के रिवर्स ना फ्रिक्वेंटली फ्लडेड रहते हैं, तो ऐसे रिवर्स को हम क्रॉस करने के लिए ना ब्रिज बनाना ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है, और जगह जगह पे रिवर्स हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं, तो ऐसे में ना एयर ट्रांसपोर्ट ही ज्यादा सुटेबल हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ऐसी कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन जो है वो ये है कि फॉरेस्ट भी बहुत डेंस है, टेरेन भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स है रिलीफ का, फिर से आपको डेंस फॉरेस्ट तो है ही, फ्रीक्वेंट फ्लड है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है वहां पर, तो फ्रंटियर भी है, जैसे चाइना का बहुत लंबा बॉर्डर है उसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर इधर म्यांमार है ईस्टर्न साइड में। तो ये सारे कंडीशन को देखते हुए ना वहाँ जो सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो तुम पहला क्वेश्चन ये लिखो तो कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। इसको हम डिक्टेट करा दें, बोलो 5 मिनट बचा है कि तुम लोग खुद लिखना चाहोगे, बोलो। मैम डिक्टेट करा दीजिए। करा दें, लिखो। Airways have following merits. Airways have following merits. Point number 1. It is the most comfortable, comma, it is the most comfortable, comma, fastest and prestigious mode of transport. Fastest and prestigious mode of transport.
ये तीनों क्वालिटी है ना, फास्टेस्ट भी है, सबसे कम समय में हम एयर ट्रांसपोर्ट से ही कहीं पहुंच सकते हैं, और कंफर्टेबल भी है, प्रेस्टिजियस भी है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, इट कैन कवर very difficult terrains like high mountains. मैम इट कैन कवर के बाद It can cover very difficult terrains like, terrains का स्पेलिंग क्या होगा बोलो तो? TERRAINS। हाँ, terrains का मतलब होता है surface of the land. तो difficult terrains like high mountains, comma dreary deserts, DREARY, dreary deserts. इंडिया में है ना, वेस्टर्न साइड में इतना वास्ट डेजर्ट है, उसमें ना रोड है ना रेलवे है, कुछ नहीं है। तो क्या काम आता है? हेलीकॉप्टर्स काम आते हैं, एयरवेज काम आता है। ड्रेरी डेजर्ट्स, कॉमा डेंस फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस, एंड लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस, STRETCHES, long oceanic stretches with great ease. कितने पॉइंट हुए बताओ? 2 पॉइंट में। हाँ, 2 और points में। तीसरे पॉइंट में एक अलग पॉइंट हम लिखा रहे हैं, वो लिखो। तीसरे पॉइंट में लिखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, during the time of natural disaster, the only means which provide transportation is the airways. During the time of disasters, airways are the only means which provide transport facility or transportation. एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो। Which mode of transport, होमवर्क के लिए लिखो, यहां से ये आंसर लिखोगे।